दोस्तों नमस्कार, दिस इज आलोक त्रिपाठी। आरो रिवीजन सीरीज की तीसरी वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी से जुड़े तथ्य किसी भी एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, सिविल की बात हो या वनडे एग्जाम की बात हो। महात्मा गांधी से जुड़े अगर तथ्यों की समझ आपके अंदर है तो आप समझ लीजिए भारत की स्वतंत्रता आंदोलन की समझ विकसित कर रहे हैं या विकसित कर चुके हैं। और इस दृष्टिकोण से आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। गांधी कहते हैं, बी द चेंज दैट यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। मतलब आप जो परिवर्तन विश्व में देखना चाहते हैं वो अपने अंदर करें। तो गांधी को समझना न केवल परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, बल्कि इस दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है कि आप भारत के आज़ादी की लड़ाई को ये समझ पाएं कि इस व्यक्ति ने भारत की आज़ादी की लड़ाई को जन जन की लड़ाई बना दिया। एक समय जो भारत की आज़ादी की लड़ाई केवल मिडिल क्लास की लड़ाई थी, उसको जन जन तक पहुंचाने का सबसे बड़ा अगर योगदान किसी व्यक्ति को जाता है तो वो महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी से जुड़े तथ्यों को समझेंगे और ये तथ्य आपके एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहे हैं। तो आप शुरू से देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ। तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। कहाँ हुआ था? पोरबंदर, काठियावाड़ में। इनकी माता का नाम क्या था? माता का नाम इनकी पुतलीबाई था और पिता का नाम करमचंद गांधी था। वेस्टर्न इंडिया में क्या होता है कि पिता का नाम पुत्र के साथ चलता है अमूमन, इसलिए मोहनदास करमचंद गांधी, मोहनदास इनका नाम था, करमचंद इनके पिताजी का नाम था और गांधी इनका टाइटल था। तो पूरा नाम हो गया मोहनदास करमचंद गांधी। और फिर इनका परिवार 1876 में राजकोट आ गया। आप जानते हैं कि राजकोट कहाँ है? गुजरात में है। गुजरात में ही गांधी का जन्म हुआ था, पोरबंदर में। प्राइमरी स्कूल में अध्ययन इन्होंने शुरू किया। कस्तूरबाई से सगाई भी जो है 1876 में, कस्तूरबा गांधी जो थी उनसे 1876 में इनकी सगाई भी हुई। फिर 1881 में राजकोट हाई स्कूल में इनकी पढ़ाई होती है। राजकोट हाई स्कूल में इनकी पढ़ाई होती है। ये सारे तथ्यों को अगर आप क्रम से देखेंगे तो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का पूरा इतिहास आपके सामने से गुजर जाएगा, क्योंकि गांधी इतने महत्वपूर्ण हैं। और फिर 1883 में कस्तूरबा बाई से इनका विवाह हो जाता है। सगाई होती है कब? 1876 और 83 में विवाह हो जाता है। आपको लग रहा होगा गांधी की सगाई और विवाह की बात मैं क्यों कर रहा हूं। भाई, गांधी को कंधा किसने दिया था ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अपने एग्जाम में पूछ चुका है। तो लोक सेवा आयोग हमेशा चौंकाने वाले सवाल पूछ सकता है, तो इसलिए इनका विवाह शादी भी आप अच्छे से याद करके रखें, पूछ सकता है। फिर 1885 में इनके पिता करमचंद गांधी का निधन हो जाता है। कब? 1885 में। और उसी साल एक और बड़ी घटना होती है भारत की आजादी की लड़ाई में। 1885 में ही स्थापना होती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। अब आप लोग कमेंट करके बताना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे। आपका इसी टेस्ट हो जाएगा ये। फिर 1887 में मैट्रिक पास इन्होंने की। भावनगर के सामलदास कॉलेज में प्रवेश लिया। एक सत्र बाद इसको छोड़ भी दिया। इसके बाद 1888 में प्रथम पुत्र का इनके जन्म हो जाता है। इनके प्रथम पुत्र का जो जन्म होता है वो 1888 में होता है और सितंबर में वकालत पढ़ने इंग्लैंड चले गए। मतलब इनके प्रथम पुत्र के जन्म के बाद ये इंग्लैंड जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर 1891 में पढ़ाई पूरी करके ये देश लौट आते हैं और माता पुतलीबाई का इनका निधन इसी साल हो जाता है। और बंबई तथा राजकोट में इन्होंने अपनी वकालत प्रारंभ कर दी। और फिर 1893 में भारतीय फर्म के लिए केस लड़ने दक्षिण अफ्रीका रवाना हुए। दक्षिण अफ्रीका कब रवाना हुए? 1893 में। वहां उन्हें सभी प्रकार के रंगभेद का सामना करना पड़ा। आपको पता है कि अफ्रीका, जो साउथ अफ्रीका था, वो कॉलोनी था, वो ब्रिटिश कॉलोनी था और वहां पे रेसिज्म बहुत जम के था। गोरे और कालों में बहुत ज्यादा विभेद था। आपको पता है कि भारत के संदर्भ में भी अंग्रेजों ने गोरा काला खूब किया, ये तो आपको बहुत अच्छी तरह मालूम ही होगा। और अंग्रेज जहां शासन करते थे वहां ये काम करने में बिल्कुल कोताही नहीं करते थे। सती थरूर से एक बार किसी ब्रिटिश ने इंटरव्यू में पूछा कि थरूर साहब, भारत के पिछड़ेपन की वजह कौन है? थरूर ने कहा कि भारत के पिछड़ेपन की वजह कोई और नहीं, अंग्रेज हैं। जब अंग्रेज भारत आए थे तो भारत की जीडीपी पूरी दुनिया के जीडीपी का 25% थी और जब अंग्रेज हिंदुस्तान को छोड़कर गए तो जीडीपी कितनी बची? अप्रोक्सीमेटली 2% ओनली। तो ये एक डिसअपॉइंटमेंट वाली बात थी। अंग्रेज हर जगह रंगभेद करते थे और ये रंगभेद अफ्रीका में भी उनको देखने को मिलता है। 1894 में रंगभेद का सामना किया इन्होंने। वहीं रहकर समाज कार्य तथा वकालत करने का फैसला किया। नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की।
ये प्रश्न पूछ सकता है कि गांधी ने नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कब और कहां की। तो इसको अच्छे से जान लीजिए कि गांधी ने नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना 1894 में साउथ अफ्रीका में की थी। आगे बढ़ते हैं। 1896 में क्या होता है कि 6 महीने के लिए स्वदेश लौटे तथा पत्नी 2 पुत्रों को नेटाल ले गए। यानी आते हैं गांधी और अपने बच्चे और अपनी पत्नी को लेकर फिर साउथ अफ्रीका चले जाते हैं। फिर 1899 में ब्रिटिश सेना के लिए बोअर युद्ध में भारतीय एम्बुलेंस सेवा तैयार की। इन्होंने भारतीय एम्बुलेंस सेवा को तैयार किया। अब आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद 1901 में क्या होता है कि सब परिवार स्वदेश रवाना हुए तथा दक्षिण अफ्रीका में बसे। भारतीयों को आश्वासन दिया कि वे जब भी आवश्यकता महसूस करेंगे वो वापस लौट आएंगे। यानी कहने का मतलब है कि साउथ अफ्रीका में जो भारतीय मूल के लोग रह रहे थे वो गांधी से इतने कनेक्टेड हो गए कि गांधी को उनको आश्वासन देना पड़ा कि भाई आप जब बुलाओगे हम फिर चले आएंगे। मतलब वहां का भारतीय समुदाय गांधी के आने से बहुत दुखी हुआ। ये बात कब की है? 1901 की है। उसी साल देश का दौरा किया, कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, यू हैव टू नोट दिस पॉइंट। ये दिस पॉइंट कैन बी आस्क्ड, ये आप समझ लो, ये पॉइंट आप इंपॉर्टेंट समझ लो कि 1901 में क्या हुआ, कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में इन्होंने भाग लिया है। यह प्रश्न पूछ सकता है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, इस पॉइंट को आप नोट कर लो। पीडीएफ भी हालांकि मैं दे दूंगा आपको, कमेंट बॉक्स में पिन कर दी जाएगी। और बंबई में वकालत करने दफ्तर खोला। फिर 1902 में भारतीय समुदाय द्वारा बुलाए जाने पर दक्षिण अफ्रीका पुनः वापस लौटे। मतलब गांधी ऐसा नहीं कि अफ्रीका से लौट आए तो वो फिर अफ्रीका नहीं गए, अफ्रीका से वो लौटे और अफ्रीका गए। और ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में गांधी ने पार्टिसिपेट किया था। तो ये चीज आप अपने दिमाग में रखिएगा। फिर 1902 में हो गया। 1903 में जोहान्सबर्ग में वकालत का दफ्तर खोला। कहां? जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग में वकालत का दफ्तर खोलते हैं गांधी। 1904 में इंडियन ओपिनियन साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन आरंभ किया। यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछ सकता है कि इंडियन ओपिनियन जो साप्ताहिक पत्र था उसको किसने प्रारंभ किया था। तो यू हैव टू नोट डाउन दिस फैक्ट ऑन योर कॉपी, यू हैव टू मेमोराइज दिस फैक्ट इन योर माइंड दैट इंडियन ओपिनियन जो एक वीकली न्यूज़पेपर था which was begun by गांधी, which was started by, which was launched by कौन? गांधी। याद रख लीजिए इसको आप। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या होता है, 1906 में जुलू विद्रोह के दौरान भारतीय एम्बुलेंस सेवा तैयार की। आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया गांधी ने। फिर एशियाटिक ऑर्डिनेंस के विरुद्ध जोहान्सबर्ग में प्रथम सत्याग्रह अभियान आरंभ किया। सत्याग्रह मतलब सत्य के प्रति आग्रह। जब गांधी की फिलॉसफी आप पढ़ेंगे, जब कभी आप जो है मेंस लिखोगे तो कई बार गांधी की फिलॉसफी पूछ सकता है कि गांधीयन फिलॉसफी के बारे में बताइए। तो आपको सत्याग्रह का कंसेप्ट, ट्रस्टीशिप का कंसेप्ट और उनके रामराज्य का कंसेप्ट, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए इफ यू आर गोइंग टू राइट द मेंस एग्जाम, इसलिए आपको ये समझना पड़ेगा। फिर 1907 में क्या होता है कि ब्लैक एक्ट भारतीयों तथा अन्य एशियाई लोगों के जबरदस्ती पंजीकरण के खिलाफ इन्होंने सत्याग्रह किया। सत्याग्रह वाज द बीपन, सत्याग्रह वाज द वेपन ऑफ गांधी टू फाइट injustice, whether the injustice is related to Britishers or any other class. Gandhi had a tool of satyagraha to sustain his voice, to sustain his willpower, to fight against injustice. ये चीज याद रखिएगा। जब भी असमानता की लड़ाई हुई, जब भी अन्याय के खिलाफ गांधी को संघर्ष करना पड़ा, तो गांधी के लिए सत्याग्रह एक ऐसा उपकरण था जो गाहे बगाहे उनके लिए काम में आता ही था। और सत्याग्रह उनका सबसे मारक हथियार था, सबसे मारक टूल था। फैक्ट्स पढ़िए, लेकिन इन बातों पर भी गौर करेंगे आप तो आपको फैक्ट्स मेमोराइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वीडियो 2 से 3 बार आप देखेंगे तो 2-3 प्रश्न आपका पक्का हो जाएगा। और पीडीएफ एक बार अगर रिवाइज कर लोगे आप तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर 1908 में क्या होता है कि सत्याग्रह के लिए जोहान्सबर्ग में प्रथम बार कारावास दंड आंदोलन जारी रहा तथा द्वितीय सत्याग्रह में पंजीकरण प्रमाण पत्र जलाए गए, पुनः कारावास दंड मिला। यह 1908 की घटना है। आगे बढ़ते हैं। 1909 में क्या होता है कि जून 1909 में भारतीयों का पक्ष रखने इंग्लैंड गए। गांधी 1909 में कहा जाते हैं भारतीयों का पक्ष रखने इंग्लैंड जाते हैं। नवंबर में दक्षिण अफ्रीका वापसी के समय जहाज में हिंद स्वराज पुस्तक लिखी।
ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि गांधी ने हिंद स्वराज पुस्तक कब लिखी। अगर आप इस घटना को याद कर लोगे और इस इंपॉर्टेंट, इस क्रिटिकल इंसिडेंट को याद कर लोगे तो आपको चीजें भूलेंगी नहीं। कब? 1909 में गांधी भारतीयों का पक्ष रखने इंग्लैंड जाते हैं और फिर नवंबर में जब लौटते हैं, इस यात्रा में, लंबी यात्रा में उन्होंने हिंद स्वराज पुस्तक लिख डाली। अपनी यात्रा का सदुपयोग किया, अपनी यात्रा को यूटिलाइज किया और उस यात्रा का परिणाम देखने को मिला हिंद स्वराज पुस्तक के रूप में। फिर 1910 में क्या होता है? मई जोहान्सबर्ग के निकट टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की। आपको पता है कि टॉलस्टॉय जो थे, गांधी उनको अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। टॉलस्टॉय के बारे में गांधी ने प्रशंसा में कई लेख लिखे और पॉलिटिकली बहुत प्रभावित थे गांधी। और 1913 में क्या होता है कि रंगभेद तथा दमनकारी नीतियों के विरुद्ध सत्याग्रह जारी रखा। द ग्रेट मार्च का नेतृत्व किया। किसका? द ग्रेट मार्च का, जिसमें 2000 भारतीय खदान कर्मियों ने न्यूकासल से नेटाल तक की पदयात्रा की। ये दक्षिण अफ्रीका में ही दोनों स्थान है। न्यूकासल से नेटाल तक की पदयात्रा की। 1914 में क्या हुआ कि स्वदेश वापसी के लिए जुलाई में दक्षिण अफ्रीका से रवानगी होती है इनकी। जुलाई 1914 में ये भारत के लिए रवाना होते हैं और फिर 1915 में 21 वर्षों के प्रवास के बाद जनवरी में स्वदेश लौटते हैं। मई में कोचरब में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की, जो 1917 में साबरमती नदी के पास स्थापित हुआ। ये सारे फैक्ट्स हैं। 1915 में गांधी चले आते हैं और जिस दिन गांधी आते हैं, भारतीय अप्रवासी दिवस भी उसी दिन मनाया जाता है, आज तक मनाया जाता है। अब मैं आपसे एम गोइंग टू आस्क अ क्वेश्चन, यू हैव टू आंसर, यू हैव टू कमेंट दिस थिंग कि इस बार अप्रवासी भारतीय दिवस की थीम क्या थी, या अगर इस बार नहीं हुआ तो पिछली बार की थीम क्या थी? आप कमेंट करिएगा। आगे बढ़ते हैं। 1916 में क्या होता है कि फरवरी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में उद्घाटन भाषण होता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट घटना है, आप समझिए, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण घटना है। आप इस घटना को बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। 1916 में इन्होंने बीएचयू में उद्घाटन भाषण दिया, इनॉग्रेशन स्पीच दी। इनॉग्रेशन स्पीच फिर से लिख देता हूं, इनॉग्रेशन स्पीच दी। और इस स्पीच की खासियत मैं आपको बताता हूं। आपको मैं इसलिए थोड़ा डिटेलिंग में ले जा रहा हूं ताकि आपको फैक्ट्स ना भूलें। गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी क्या ब्रिटिश साम्राज्य से इस स्थिति में लड़ सकती है अगर वो केवल हाई मिडिल क्लास की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी में कौन लोग थे? आपको पता है कांग्रेस पार्टी में कौन कौन लोग थे? एडवोकेट्स थे, पढ़े लिखे एडवोकेट्स थे, जो विदेश से वेस्टर्न एजुकेशन को अडॉप्ट करके आते थे। उनसे उनको बहुत सारी शिक्षाएं, जो संविधान सम्मत शिक्षा है, वेस्टर्न शिक्षा, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, इक्विटी, इसकी शिक्षा मिलती थी, फंडामेंटल राइट की शिक्षा। मतलब उनके विचार आधुनिक होते थे, वेस्टर्न कंट्री से मिलने लगते थे। वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे थे। और जो जर्नलिस्ट थे, जो फेमस जर्नलिस्ट थे, ये लोग भारतीय कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे थे। लेकिन ये लोग रिप्रेजेंट करते थे भारत के उच्च वर्ग का, ऐसा वर्ग जो खाता पीता कमाता से ऊपर का वर्ग है। कहा जाता है ना, जिसका पेट भरा होता है वही जो है राजनीतिक रूप से और शैक्षिक रूप से ज्यादा सक्रिय हो पाता है। अगर आपका पेट नहीं भरा होगा, ये आप जान लीजिए, अगर आपका पेट नहीं भरा होगा तो आप पॉलिटिकली एक्टिव नहीं हो सकते हो। आपका पेट भरा होगा तभी आप पॉलिटिकली एक्टिव हो सकते हो। तो कांग्रेस पार्टी जो थी, उस पार्टी में इन्हीं लोगों का क्या था? प्रतिनिधित्व था। गांधी ने बीएचयू के भाषण में इस बात को काउंटर किया। उन्होंने कहा कि जब तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जन जन तक नहीं पहुंचेगी तब तक भारत की आजादी की जो लड़ाई है वह अधूरी है। और अगर कांग्रेस पार्टी भारत की आजादी की लड़ाई का नेतृत्व कर रही है तो उसको इस बात का ध्यान देना होगा कि कांग्रेस पार्टी जन जन की पार्टी बने। और एक चीज आपको बता दूं, सदस्यता भी बड़ी महंगी थी। तो गांधी ने इन सारी चीजों का बीएचयू के भाषण में जिक्र किया 1916 में। अभी मैंने आपको एक फैक्ट बताया था कि 1901 में कलकत्ता जो अधिवेशन हुआ था, कौन सा अधिवेशन? कलकत्ता अधिवेशन,
इस अधिवेशन में गांधी ने प्रतिभाग किया था। तो कई सारे लोगों को एक कंफ्यूजन होती है, इस कंफ्यूजन को आप मिटा लो कि जब गांधी 1915 में लौटते हैं भारत, तो गांधी 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में कैसे हिस्सा लेते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि गांधी हिंदुस्तान 2 बार आते हैं, एक बार आके अफ्रीका चले जाते हैं, साउथ अफ्रीका, और दूसरी बार आते हैं तो उनकी जान इसी देश पर कुर्बान होती है। तो ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। तो बीएचयू में ये बात कही गांधी ने कि भाई कांग्रेस जो है जन जन तक जाएगी, तभी आजादी की लड़ाई में आम इंसान का प्रतिभाग होगा, आम नागरिक का, तभी जो है अंग्रेजों को ये लगेगा कि ये ऑल इंडिया मूवमेंट है, और तभी जो है चीजें बेहतर बन पाएंगी। और फिर क्या होता है कि 1917 में बिहार में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व करते हैं गांधी। किसका? चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व करते हैं। चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व करते हैं गांधी जी। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। चंपारण सत्याग्रह के नेतृत्व में उनका साथ किसने दिया था, ये आप कमेंट करके बताओगे। बिहार के शुक्ला जी थे, क्या नाम था उनका, आप कमेंट करके बताओ। बिहार के बेहद फेमस पॉलिटिकल पर्सनालिटी थे, आप कमेंट में लिखिए कौन थे वो। फिर 1918 में क्या होता है कि फरवरी अहमदाबाद में मिल मजदूरों के सत्याग्रह का नेतृत्व तथा मध्यस्थता द्वारा हल निकाला गांधी। इसका मतलब है कि पॉलिटिकली 1916 में जब उन्होंने बीएचयू में स्पीच दी, उसके बाद पॉलिटिकली एक्टिव हो गए और भारत की आजादी की लड़ाई में पूरी तरह से सक्रिय हो गए। फिर 1919 में रॉलेट बिल पास हुआ, जिसमें भारतीयों के आम अधिकार छीने गए। रॉलेट एक्ट में विरोध में उन्होंने पहला अखिल भारतीय सत्याग्रह छोड़ा। राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान भी सफल हुआ। अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र यंग इंडिया तथा गुजराती साप्ताहिक पत्र नवजीवन के संपादक का पद ग्रहण किया। यानी यंग इंडिया और नवजीवन का संपादन गांधी ने ग्रहण किया 1919 में। फिर 1920 में क्या होता है कि अखिल भारतीय होम रूल लीग के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। कैसरे हिंद पदक लौटा दिया। द्वितीय राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया। कैसरे हिंद पदक गांधी ने लौटा दिया। उन्होंने कहा कि वो इस पदक को नहीं ले सकते, और क्यों लौटाया कमेंट करिएगा। मैं थोड़ा बता देता हूं, हिंट कर देता हूं कि 1919 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, और इसी घटना के बाद गांधी ने ये पदक लौटाया है। और क्यों लौटाया है ये कमेंट करके आप बताएंगे। इंटरेक्ट करेंगे तभी क्लास में मजा आएगा, तभी आपको चीजों को मेमोराइज करने में, फैक्ट्स को समझने में आसानी होगी। आगे बढ़ते हैं। फिर जो है 1921 में क्या हुआ, बंबई में विदेशी वस्त्रों की होली जलाई। क्या हुआ 1921 में बंबई में विदेशी वस्त्रों की इन्होंने होली जलाई। सांप्रदायिक हिंसा के विरुद्ध बंबई में 5 दिन का उपवास किया। व्यापक अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। फिर 1922 में चौरी चौरा की हिंसक घटना के बाद जन आंदोलन स्थगित कर दिया गया। मतलब 1921 में 1922 में असहयोग आंदोलन इन्होंने रद्द कर दिया, जिसका कई सारे नेताओं ने विरोध भी किया कि जब आंदोलन अखिल भारतीय रूप ले रहा था तो गांधी ने उस आंदोलन को क्यों रद्द किया। गांधी का तर्क यह था कि वो अहिंसा में विश्वास करते हैं, और चौरी चौरा की जो घटना हुई थी उस इंसिडेंट ने इनको हर्ट किया था और इनके सिद्धांत से विचलन हुआ था, इसलिए इस आंदोलन को इन्होंने वापस ले लिया। विद्वानों का अलग अलग जो वर्ग है अलग अलग तर्क देता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि गांधी अगर इसको वापस ना लेते तो ये लड़ाई हो सकता था कि भारत की आजादी के मुहाने तक जा सकती थी, और कुछ लोग तर्क देते हैं कि नहीं, भारत में ऐसी स्थिति नहीं थी, क्योंकि अंग्रेजी जो हुकूमत थी वो इतनी कमजोर नहीं थी कि इस आंदोलन के थ्रू वो कमजोर होकर भारत देश छोड़ देती। अलग अलग तर्क है, ये विचार का विषय है, इस पर कभी बात करेंगे। लेकिन फैक्ट जान लीजिए कि गांधी ने चौरी चौरा की घटना जो हुई थी उसके बाद इस आंदोलन में को स्थगित कर दिया। उन पर राजद्रोह का मुकदमा चला तथा उन्हें स्वयं को दोषी स्वीकार किया। जज ब्रूमफील्ड ने 6 वर्ष कारावास का इनको दंड दे दिया गांधी जी को। फिर 1923 में दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह पुस्तक तथा आत्मकथा के कुछ अंश कारावास के दौरान लिखे। 1924 में सांप्रदायिक एकता के लिए 21 दिन का उपवास रखा। बेलगाम कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए। कब? 1924 में। दिस फैक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट। ये समझ लीजिए आप, बेलगाम सत्र के 100 साल अभी कांग्रेस ने मनाया है 1924 में। यह कहाँ है, किस राज्य में है, आप इस पर विचार करिए और इसको याद रख लीजिए कि गांधी ने 1924 में बेलगाम जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। फिर आगे बढ़ते हैं। 1925 में 1 वर्ष के लिए राजनीतिक मौन निर्णय ले लिया इन्होंने। 1927 में सरदार पटेल के नेतृत्व में बारदोली सत्याग्रह किया।
फैक्ट्स याद रखिएगा। 1928 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया, पूर्ण स्वराज का आह्वान किया। कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन 1901 में भी इन्होंने भाग लिया था और इसमें भी लिया। 1929 में क्या हुआ कि लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस घोषित किया। आपको बता दें कि भले 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान कंप्लीट हो गया था, लेकिन इसी दिवस को ऐतिहासिक बनाते हुए 26 जनवरी 1950 को भारत पूर्ण रूप से गणतंत्र बना। पूर्ण स्वराज के लिए राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह प्रारंभ किया। 1930 में क्या हुआ कि ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह साबरमती से दांडी तक की यात्रा का नेतृत्व किया। यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। 1931 में क्या हुआ कि गांधी इरविन समझौता हुआ। द्वितीय गोलमेज अधिवेशन के लिए इंग्लैंड यात्रा, वापसी में महान दार्शनिक रोमर रोला से इन्होंने भेंट की। 1932 में क्या हुआ, यरवदा जेल में अस्पृश्यों के लिए अलग चुनावी क्षेत्र के विरोध में, यानी कम्युनल इलेक्टोरेट के विरोध में, इन्होंने अंबेडकर साहब के विरोध में उपवास रखा और ब्रिटिश अनुमोदन तथा गुरुदेव की उपस्थिति में उपवास तोड़ा। 1933 में क्या हुआ कि साप्ताहिक पत्र हरिजन आरंभ किया। कब? 1933 में साबरमती तट पर बने सत्याग्रह आश्रम का नाम हरिजन आश्रम कर दिया तथा उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर देशव्यापी अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन छेड़ा। 1934 में क्या होता है, अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ की स्थापना की। इंपॉर्टेंट है 1934 में। 1935 में स्वास्थ्य बिगड़ा, स्वास्थ्य लाभ के लिए बंबई आए। 1936 में क्या हुआ कि वर्धा के निकट से गांव का चयन, जो बाद में सेवाग्राम आश्रम बना। 1937 में क्या होता है कि अस्पृश्यता निवारण अभियान के दौरान दक्षिण भारत की यात्रा की। 1938 में बादशाह खान के साथ नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस का दौरा किया। 39 में क्या हुआ कि राजकोट में उपवास सत्याग्रह आरंभ किया। और 1940 में क्या होता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह की घोषणा, विनोबा भावे को उन्होंने पहला व्यक्तिगत सत्याग्रही चुना। यह भी एग्जाम में कई बार पूछ चुका है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फिर 1942 में हरिजन पत्रिका का 15 महीने बाद पुनः प्रकाशन, क्रिप्स मिशन की असफलता और भारत छोड़ो आंदोलन का राष्ट्रव्यापी आह्वान। भारत छोड़ो क्विट इंडिया मूवमेंट वाज बिगन इन 1942, ये चीज याद रखिएगा। और फिर उनके नेतृत्व में अंतिम राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह हुआ, पूना के आगा खां महल में बंदी, जहां सचिव और मित्र महादेव देसाई का निधन हो गया। 1943 में वायसराय तथा भारतीय नेताओं के बीच टकराव दूर करने के लिए उपवास किया इन्होंने। देखिए, उपवास इनका बहुत प्रमुख टूल था, जिसको अन्ना ने भी भुनाया जब रामलीला मैदान में उन्होंने किया। और बहुत सारे गांधीयन जो अभी तक हैं वो उपवास को एक टूल के रूप में, एक टैक्टिक के रूप में इस्तेमाल करते हैं, सत्ता को झुकाने के लिए, सरकारों को झुकाने के लिए, अपनी बात पहुंचाने के लिए। लेकिन उनका उद्देश्य होता है कि शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को सरकार तक पहुंचाएं। इट्स अ टूल ऑफ गांधी, इट्स अ गांधीयन टूल, और इस गांधीयन टूल के थ्रू वो सत्ता तक अपनी बात पहुंचाते हैं। 1944 में 22 फरवरी आगा खां महल में कस्तूरबा का 62 साल की विवाहित जीवन के पश्चात 74 साल की उम्र में निधन हो गया। और ये गांधी के लिए बहुत आघात था। कस्तूरबा का बहुत सम्मान करते थे गांधी। गांधी ने सत्य के प्रयोग में यहां तक कई बार ऐसी चीजें लिखी हैं जो एक आम इंसान स्वीकार ही नहीं कर सकता है। तो गांधी होना आसान नहीं है। गांधी ने कुछ ऐसी चीजें अपनी बुक में लिखी, कोई अपनी आलोचना कैसे कर सकता है, अपने आप को यह कैसे कह सकता है कि वो कामुक हो गया था। उसके पिता उसको बुला रहे थे लेकिन उसका मन अपनी पत्नी के साथ लगा था। ये सारी चीजें उन्होंने सत्य के प्रयोग में लिखी हैं और ये एक फिनोमिनल है। इट्स नॉट इजी टू राइट थिंग्स बैडली। अपने स्वयं के लिए गलत लिखना, बुरा लिखना, यह आसान काम नहीं है, और ये काम गांधी ने किया, इसलिए गांधी होना आसान नहीं है। फिर 1946 में ब्रिटिश कैबिनेट मिशन से भेंट की। पूर्वी बंगाल के 49 गांवों की शांति यात्रा, जहां सांप्रदायिक दंगों की आग भड़की हुई थी। 1947 में सांप्रदायिक शांति के लिए बिहार यात्रा की। नई दिल्ली में लॉर्ड माउंटबेटन तथा जिन्ना से भेंट की। देश विभाजन का विरोध किया। 1947 में देश के स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 को कलकत्ता में दंगे शांत कराने के लिए उपवास तथा प्रार्थना की। 9 सितंबर 1947 को दिल्ली में सांप्रदायिक आग से झुलसे जनमानस को सांत्वना देने पहुंचे। 1948 में देश में फैली सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में दिल्ली के बिरला भवन में 13 जनवरी से 5 दिनों तक चला जीवन का अंतिम उपवास, और 20 जनवरी 1948 को बिरला हाउस में प्रार्थना सभा में विस्फोट, यानी एक बार पहले मारने का प्रयास, और फिर 30 जनवरी को नाथूराम गोडसे द्वारा जो हुआ वो आप जानते हैं। इस तरह से गांधी ने 30 जनवरी
1948 को इस देश को छोड़ने का निर्णय ले लिया, या निर्णय, आई एम नॉट गोइंग टू कमेंट ऑन दिस एस्पेक्ट. दिस वाज वेरी हिलेरियस इंसिडेंट जस्ट आफ्टर द फ्रीडम ऑफ इंडिया, जस्ट आफ्टर द फ्रीडम ऑफ इंडिया. और गांधी की हत्या बहुत सेंसिटिव समय में हुई थी. गांधी की जरूरत थी हिंदुस्तान को. एक तरफ कश्मीर समस्या, इधर हैदराबाद समस्या, बहुत सारे स्टेट मुंह बाए खड़े थे. प्रिंसली स्टेट्स अपनी अपनी बात कायम करने के लिए खड़े थे. हर कोई भारत से आज़ादी चाहता था, बड़ा एक चंक्स ऑफ स्टेट. और गांधी इस समय बहुत रिलेवेंट थे. लेकिन गांधी को एक हत्यारे ने अननेचुरल तरीके से मार डाला. और गांधी का ये चैप्टर यहाँ समाप्त हुआ. लेकिन गांधीवाद आज तक, और मुझे लगता है सदियों तक आगे आने वाले वक्त में इस देश का मान बढ़ाता रहेगा. आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं तो गांधी की समाधि पर, गांधी की मूर्ति के सामने झुकते जरूर हैं. कोई दूसरे देश का नेता, राष्ट्राध्यक्ष इस देश में आता है, वो गांधी के सामने झुकता जरूर है. यूएन से लेकर, अमेरिका से लेकर हर देश में गांधी की गूंज आज तक सुनाई पड़ती है. फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए बराक ओबामा, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका नेल्सन मंडेला, ये सारे लोग गांधी के फैन रहे हैं. तो गांधी भले मर गए, अंतिम एक बात से अपनी बात समाप्त करूंगा कि गांधी मर गए, गांधी मर गए, लेकिन गांधी जिंदा है. गांधी मर गए लेकिन गांधी जिंदा है. गांधी विकेंद्रीकरण के बहुत समर्थक थे. गांधी को ये पता था कि जहां सत्ता का केंद्रीकरण हुआ वहां पर समस्या पैदा हो जाएगी. और इसी विकेंद्रीकरण का एक प्रभाव आर्टिकल 40 में देखने को मिलता है, जहां पंचायती राज की अवधारणा फलीभूत होती है. और इसी पंचायती राज की अवधारणा, आपको पता है कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाता है. तो गांधी आज भी जिंदा हैं. आप लोग अच्छे से प्रयास करके पढ़िए. इस वीडियो में कुछ ना कुछ आपको प्रश्न मिल जाएंगे. ये सीरीज लगातार जारी रहेगी, आप इससे लाभान्वित हो पाएंगे. तो फिलहाल आज के लिए इतना ही. नमस्कार.